गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? सब ठीक है बच्चे? हेलो। हाँ बच्चे, सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं चैप्टर 1 एट्थ क्लास का, जो कि हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है बच्चे? क्रॉप प्रोडक्शन। आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके, ये देखिए आप, क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर 1 का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जैसे क्रॉप हम ग्रो करते हैं, हमें पता है कि बिना क्रॉप किए, बिना एग्रीकल्चर के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी हम ज़्यादातर मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट्स हों, एनिमल प्रोडक्ट्स हों, कहाँ से आते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट्स? चाहे आपके पल्सेस हों, चाहे आपके रोटी बनाने के लिए गेहूँ हो, ये सब कहाँ से आता है? क्रॉप से आता है। और अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करना ही नहीं सही सही से सीखेंगे, तो जो हमारी डे बाय डे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम उसको कैसे खिला पाएंगे? इसलिए क्रॉप को प्रोडक्शन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बच्चे, है ना। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को बारी बारी से, लाइन बाय लाइन। इस चैप्टर को लाइन वाइज लाइन समझेंगे। वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सबको पता है हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। जो फूड हम खाते हैं, और फूड आता कहाँ से है? कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स है। द साइंस दैट डील्स द साइंस The science that deals with growing crops and rearing animals for human use is called agriculture। वो साइंस, वो तरीका, वो मेथड जो क्रॉप को मैनेज करना सिखाए, पशुओं को पालना सिखाए, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, अनाज कैसे उगाते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट तरीका क्या है, वो सब ह्यूमंस के द्वारा, वो सब किस में आता है बेटे? एग्रीकल्चर में आता है। समझ पा रहे हैं बच्चे? उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। आप समझ सकते हैं लगभग 1200 साल पहले ये खेतीबाड़ी का काम शुरू हुआ था। बिफोर दैट ह्यूमंस वर वांडरिंग फूड गैदरर्स, एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ये भी आपको पता है कि लगभग 12,000 साल पहले खेतीबाड़ी शुरू हुई। उससे पहले ह्यूमन क्या करता था? घुमंतू था, खाना बदोश था, खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, और जो भी कच्चा खाना मिल जाता, सब्जी मिल जाती, उसको खा लेता, और जानवरों का भी शिकार करके उसे भोजन के रूप में खाया करता था। Then they discovered that by planting seeds they could grow plants from which they could get food। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी समझ बढ़ी कि अगर वो कुछ सीड्स ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर डालते हैं तो प्लांट्स ग्रो कर जाता है, और फिर उन्हें खाने के लिए वो आराम से उसको खा सकते हैं और उन्हें एनर्जी मिल सकती है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि है, इसकी बच्चे शुरुआत भी यहीं से होती है। ह्यूमन्स नो लॉन्गर हैड टू वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। और जब उन्होंने ये सीख लिया, क्या एग्रीकल्चर को करना सीख लिया, तो उन्हें अब आगे से घूमने की ज़रूरत नहीं रही और वो सेटल होने लगे। दे बिकेम फार्मर एंड सेटल्ड इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। और वे अब एक ग्रुप में रहने लगे, वो फार्मर्स बन गए और एक ग्रुप में रहने लगे। समझ में आ रही है बच्चे बात? दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पजेज़। कुछ समय बाद उन्होंने देखा यार कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको पालो तो बड़े बोझा उठाने के काम आते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, तो फिर इस तरह से उन्होंने कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट यानी पालना शुरू कर दिया। टुडे नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। आप समझते हैं हमारे देश की नहीं, दुनिया की 40% जो आबादी है वो खेती बाड़ी का काम करती है, यानी किसान है। दिस नंबर इज़ हायर इन इंडिया एट नियरली 60%। भारत में तो यह बढ़ के 60% तक हो जाता है। एग्रीकल्चर चेंज्ड वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 ईयर्स एगो। पर आज से लगभग 100 साल पहले खेती करने का तरीका बिल्कुल बदल गया, एडवांस्ड हो गया। सिंस देन देयर हैव बीन ट्रेमेंडस एडवांसेस। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, साइंस में हम बहुत आगे चले गए, हमने खेती बाड़ी करने के नए नए तरीके सीख लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग बना लिए हैं और टूल्स अलग बना लिए हैं, सच एज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। और हमने सीड्स में भी नई नई वेराइटीज़ बनाई हैं जो जल्दी फर्टिलाइज़र का यूज़ फॉर फर्टिलाइजर्स फॉर यील्ड। और कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना सीख लिया है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। यूज़ ऑफ लेबर सेविंग मशीन्स। और हम लेबर को बचाने के लिए, मजदूर ज़्यादा मजदूरी ना करनी पड़े, मशीन्स का यूज़ करते हैं एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। दिस हैज़ लेड टू बेटर क्रॉप्स एंड हायर यील्ड्स। और इसने हमारी जो खेती है उसको बेटर इम्प्रूव किया है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दी है।
इन इंडिया दिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वेल एज इट बिगिन इन 1960, और यही सब हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है, जो कि भारत में 1960 में हुआ। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स, और जो इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप खेती जो है अनाज ग्रो करना सेम पीस ऑफ लैंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। बच्चे आप समझ गए होंगे तो ये पैरा अपना। नेक्स्ट, horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative बड़ी गड़बड़ हो जाती है। Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants। horticulture बच्चे साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम खेती बाड़ी के तरीके सीखते हैं। गेहूँ कैसे उगाए जाएँ, फ्रूट्स कैसे उगाए जाएँ, सब्जियाँ कैसे उगाए जाएँ, फल को कैसे उगाया जाए और डेकोरेटिव प्लांट्स को कैसे उगाया जाए। इन सब में इन सब की पढ़ाई हम करते हैं। इस सब को ग्रो करने के तरीके जिस तरीके से हम सीखते हैं वो साइंस की ब्रांच हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इट इज़ सिमिलर टू एग्रीकल्चर इन मैनी वेज बट इट यूजुअली कैरिड आउट ऑन अ स्मॉलर स्केल। ये बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह है, बट एग्रीकल्चर एक बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है जबकि हॉर्टिकल्चर बहुत ही स्मॉल लेवल पर होती है। तो हॉर्टिकल्चर भी सिमिलर है एग्रीकल्चर के, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया। क्रॉप प्लांट्स, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड। आपको पता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे एक ही सेम स्पीसीज़ की अगर एक ही लैंड ऑफ पीस पर उगाए जाएँ तो हम उसको क्रॉप कह देते हैं। दोबारा सुने बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेम स्पीसीज़ के फूड के लिए एक ही जगह पर उगाए जाए तब हम उसको क्रॉप कह देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीट प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड मेक अप ए क्रॉप ऑफ व्हीट। जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ा खेत है, हमने उसमें सिर्फ गेहूँ के पौधे उगाए हैं तो क्या होगी, वो क्रॉप होगी, वो गेहूँ की क्रॉप हो जाएगी। सेरल्स वर द फर्स्ट क्रॉप नॉन टू बी कल्टिवेटेड। जो सेरल्स है वो सबसे पहली फसल है मानी जाती थी, उगाई गई है। जो सेरल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर द न्यूट्रिएंट सीड्स फॉर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। और जो सेरल्स है वो लंबी लंबी घास एक तरह से कह सकते हो उसको, जो उगाई जाती थी अनाज के लिए। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये लगभग दुनिया के हर हिस्से में लोगों को खाना प्रोवाइड कराती है। मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर फूड। कई तरह की प्रजातियाँ, कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं खाने के लिए। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर ग्रोन। उनको हम अलग अलग सीज़न के हिसाब से डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं इनटू फूड क्रॉप्स। और जो खाने के लिए उगाई जाएँ ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए उनको हम फूड क्रॉप्स कह देते हैं। क्रॉप्स ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स तो फूड क्रॉप हो जाएगी। प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन लार्ज एस्टेट्स ऑफन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट्स। पहले कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्रो किए जाते हैं, उसको बाद फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। कैश क्रॉप जिससे हमें नकदी मिले, जैसे क्रॉप ग्रोन मेनली फॉर प्रॉफिट एंड नॉट यूज़ फॉर द फार्मर्स। जो फार्मर खुद यूज़ के लिए नहीं करते, सिर्फ कैश के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कैश क्रॉप्स कह देते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में, जैसे सेरल्स, वीट। सेरल्स अनाज में क्या क्या गया आपका, वीट हो गया, पैडी राइस हो गया, मेज़ हो गया, बार्ली हो गया, रागी हो गया, ये आपके सारे के सारे आपका सेरल्स अनाज हो गया। पल्सेस, और पल्सेस में दालें में आपकी ग्राम है, पीस है, बीन्स है। ऑयल सीड में मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर हो गया। रूट क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो, ट्यूबर क्रॉप्स पोटैटो, टॉपिका, शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, बीट रूट। प्लांटेशन क्रॉप्स टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट हो गया। ये आप समझ पा रहे होंगे बच्चे। चलते हैं आगे। क्रॉप्स कैन आल्सो भी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द सीज़न इन विच दे आर ग्रोन। हम क्रॉप को सीज़न के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 मेन सीजन्स। हमें पता है भारत में जो वैसे 3 मेन सीज़न है और बाकी 2 अदर सीज़न भी हैं, पर 2 मेन सीज़न की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, द खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी सीजन्स क्रॉप। देखिए खरीफ क्रॉप्स सच एज पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। हमें पता है जो धान की खेती है उसमें काफ़ी सारा पानी चाहिए। दे आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग जुलाई जून। दे आर हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। सम अदर खरीफ क्रॉप्स आर मेज, सोयाबीन, कॉटन। बच्चे आप समझ गए होंगे खरीफ क्रॉप्स है धान की खेती है, ज़्यादा पानी चाहिए तो बारिश के सीज़न में उगाई जाएगी। जून हो गया, जुलाई हो गया, गर्मी की सीज़न को भी हम कह सकते हैं इसको, है ना। और हार्वेस्ट इसको किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। समझ में आ रहा है। सम अदर खरीफ क्रॉप्स है, मेज़ हो गया, सोयाबीन और कॉटन हो गया। आगे आप देख लीजिए बच्चे रबी क्रॉप्स सच एज वीट, जो विंटर वाली एक तरह से होते हैं विंटर सीजन में, सच एज वीट,
आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन अक्टूबर and December and harvested by March and April. Some other rabi crops are gram, pea, mustard and linseed. ये सारी की सारी रबी क्रॉप्स हैं जो आपको मैंने समझाई भी. अब मेथड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे. बच्चे पहले जो खेती होती थी ना, एग्रीकल्चर करते थे, उससे अब तरीका बहुत बदल चुका है. पहले क्या होता था कि हल चला रहे हैं तो बहुत सारे लेबर लग रही है काम करने में, पर आज का बेटा बिल्कुल ही साइंस का मॉडर्न एरा है. साइंस और टेक्निक्स का बहुत यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से खेती की जाती है आज के टाइम में. इट ऑर्गेनाइजेस दैट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट क्रॉप रिक्वायर ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल. ये तो आपने बच्चे पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगी तभी प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे ना. और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए आपको क्या है, सनलाइट तो चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए. तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट द हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट. आज की जो खेती बाड़ी की जाती है साइंटिफिक तरीके से की जाती है और ध्यान दिया जाता है कि जो फसल क्रॉप उगाई जाए वो बिल्कुल हेल्दी हो, गुड आउटपुट दे. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें हैं. एंड प्रॉपर स्टोरेज फॉर हार्वेस्टिंग. और कटाई करने के बाद उसमें हार्वेस्ट अच्छे से हो, हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोरेज करने का साइंटिफिक मैनर. ऐसा नहीं हो कि वो सड़ जाए बाद में. और हम बीच में हम बीमारियों से लड़ने के लिए या जो वीड्स उग जाते हैं उनको हटाने के लिए वीडिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं. अगर कोई डिसीज़ लग जाए तो हम पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो रिकोगनाइजेज दैट द नीड्स ऑफ द क्रॉप सच एज सॉइल टाइप. हम आज ये भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की क्रॉप को किस तरह की मिट्टी चाहिए, है ना बच्चे, किस तरह की सॉइल चाहिए, तो उस सॉइल में उसी तरह की हम क्रॉप ग्रो करेंगे. न्यूट्रिएंट्स, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना वाटर चाहिए, एक्स्ट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स. अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी हिसाब से हम चीज़ें करते हैं. सनलाइट एंड एयर आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द ओपन क्रॉप फील्ड्स. ये तो सबको पता है कि हमारे देश में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, तो सनलाइट तो आसानी से मिल जाती है, खुली धूप रहती है, और वाटर भी, एयर अवेलेबल है. फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स हाउएवर द फार्मर्स हैज़ टू मेक स्पेशल एफर्ट्स. अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए फार्मर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. द स्टेप बाय स्टेप मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट टेक केयर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज. और स्टेप बाय स्टेप जो हमें तरीके चाहिए होते हैं खेती करने के लिए वो हम आगे समझेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला स्टेप हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम सॉइल मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे. फिर हमारा अगला स्टेप है सीड सेलेक्शन एंड सोइंग. फिर सीडों का चुनाव करेंगे कि सीड शुड बी हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ सीड होने चाहिए और गुड आउटपुट देने वाले होने चाहिए. तो उसके बाद हम उनको बुआई करेंगे, बोएंगे, खेत में डालेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, खाद पानी डालेंगे नहीं डालेंगे, फिर इरिगेशन सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करेंगे. अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं तो हम वीडिंग भी करेंगे, वीडिसाइड्स डाल के. प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, इन सबसे भी बचाएंगे. फिर उसके बाद जब पक जाती है, क्रॉप मैच्योर हो जाती है, तो हम हार्वेस्ट करते हैं. उसके बाद थ्रेसिंग, कटाई वगैरह करते हैं और विनोइंग करते हैं, है ना. और उसके बाद हम स्टोरेज कर लेते हैं सेंसिटिव. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंकर्स द रूट्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम. अब सॉइल क्या करती है, मिट्टी क्या करती है भैया, प्लांट्स को फर्मली खड़ा रखने में रूट्स हेल्प करती हैं. रूट्स क्या करती हैं, रूट्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं जो सॉइल में अवेलेबल होता है. वाटर भी वहीं से मिलता है. दे ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द रूट्स. और रूट्स, मिट्टी जड़ों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराती है. द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म्स इन द सॉइल हेल्प टू कीप इट फर्टाइल. और जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, वो मिट्टी को कैसा रखते हैं, फर्टाइल रखते हैं, उपजाऊ रखते हैं. बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको ये बिल्कुल ही, है ना. बच्चे अगला चैप्टर हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्विंग लूजनिंग एंड टर्निंग. अब हमें मिट्टी को तैयार करने सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. और सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम तरीका क्या है, मिट्टी को लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए. और दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज. इसे करने के कुछ हमारे फ़ायदे होते हैं. क्या हैं देखते हैं. लूज सॉइल हैज़ ए लॉट ऑफ एयर ट्रैप. जब सॉइल लूज़ हो जाती है तो उसमें काफ़ी सारी हवा होती है अंदर, विच इज़ यूजली बाय द रूट्स टू ब्रीद ईजिली. वो जो रूट्स हैं वो आसानी से सांस ले पाती हैं, ब्रीद कर पाती हैं और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. सेकंड, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, दस सिक्योरिंग द प्लांट्स मोर फर्मली. और फिर जो मिट्टी अगर लूज़ होगी, ढीली होगी, तो क्या होगा, प्लांट्स की जो रूट्स हैं बच्चे वो काफ़ी अंदर तक आसानी से पेनिट्रेट कर पाएंगे और स्टैंड कर पाएंगे अच्छे से, और न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व कर पाएंगे सॉइल से. लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल. और जो लूज सॉइल होती है, ढीली जो सॉइल होती है, मिट्टी जब हम भुरभुरी बना देते हैं उसको, तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स को आराम से ग्रो करने में हेल्प करती है. दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड एड इन फर्दर. बच्चे अगला हो जाता है लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स इन द सॉइल. आपको ही पता है कि जो लूज सॉइल होती है उसमें अर्थवर्म, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव,
जो हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। आराम से सॉइल में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड एड इन द फर्दर लूजनिंग इन द सॉइल, और आगे और ज़्यादा सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप। और सॉइल को उलटना पलटना लूज़ करना सॉइल को क्या करता है, जो ज़मीन के अंदर वाली जो सॉइल है न्यूट्रिएंट्स रिच है, वो ऊपर आती नीचे आती, इस तरह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाती है। द प्लांट्स कैन देन एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली, और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उस जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लूज सॉइल मिक्सेस मोर यूनिफॉर्मली विद फर्टिलाइजर्स, और जो लूज सॉइल है वो फर्टिलाइजर के साथ भी आसानी से पूरी तरह मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। The process of loosening and turning the soil is called tilling और ploughing। जो सॉइल को लूज़ करने का टर्न करने की प्रोसेस को हम या तो टिलिंग कहते हैं या प्लाइंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग ए वुडन और आयरन प्लाव विच इज़ पुल्ड ईदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर्स। और ये प्लाव का यूज़ करके, चाहे लकड़ी का प्लाव हो चाहे लोहे का हल हो, उसका यूज़ करके हम करते हैं। चाहे वो तो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, चाहे उसको पशु खींचते हैं। आयरन प्लाव आर मोर पॉपुलर दिस डेज। आजकल तो आयरन लोहे का हल चलता है। आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर है, ये सीड ड्रिल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक ये प्लाव ये हल है, इस तरह इनका यूज़ करके हम सॉइल को टिल करते हैं। टिल्ड सॉइल में हैव बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, दीज नीड टू बी क्रस्ड एंड द सॉइल लेवल्ड। जब सॉइल को टिल्ड किया जाता है, जुताई की जाती है, इसका मतलब तब उसमें बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं। ढेले समझते हैं ना, बड़े बड़े रॉक, बड़े बड़े थोड़े से ना भुरभुरी मिट्टी नहीं होती, वो थोड़े बड़े बड़े ढेले टाइप हो सकते हैं। दीज नीड टू बी क्रस्ड एंड द सॉइल लेवल्ड, और उनको फिर पाउडर बनाया जाता है, क्रश किया जाना चाहिए, और उनको फिर बिल्कुल प्लेन बनाया जाता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए वुडन और आयरन लेवलर। फिर आयरन का लेवलर हो या लकड़ी का लेवलर हो, उससे फिर हम उसको लेवल करते हैं। लेवलिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड ऑफ वाटर। और लेवलिंग क्या करती है, मिट्टी का जो उड़ना है, हवा के द्वारा मिट्टी उड़ जाती है, उसको सॉइल इरोजन होने से रोकती है, हवा के द्वारा भी और मिट्टी पानी के द्वारा भी। टेबल 1.2 लिस्ट सम कॉमन इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सीड सेलेक्शन एंड सोइंग। अगला स्टेप है बच्चे, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, हम सेलेक्ट करेंगे सीड्स को। सीड का सिलेक्शन, सीड को चुनना और उनकी फिर बुआई करना। वंस द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड, एक बार हमने सॉइल की तैयारी कर ली, सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, सीड्स आर सॉन इन इट, और फिर हमें बीजों की बुआई करनी है इसमें। तो वाइल सोइंग द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप बीजों की बुआई करते तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए और समझना चाहिए। सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। सीड जो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, रोग रहित होने चाहिए। दे मस्ट बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल, और उनको प्रॉपर गहराई में, ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में बोया जाना चाहिए, ना बिल्कुल ऊपर रख देना चाहिए। ऊपर रख दोगे तो बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे, और ज़्यादा गहराई में कर दोगे तो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको प्रॉपर डेप्थ के साथ बुआई होनी चाहिए। इफ़ प्लांटेड डीप इन द सॉइल दे कैन नॉट रेस्पायर। अगर ज़्यादा गहराई में बो दिए तो सांस नहीं ले पाएंगे, अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। एंड देयर शूट्स में नॉट बी एबल टू प्लाउ पुश थ्रू द सॉइल, और जो उनके शूट्स है वो ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाएगा, यानी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांटेड ऑन द सरफेस दे विल बी ईटन बाय बर्ड्स, और सरफेस पर, सतह पर ही डाल दिए गए बीज जैसे ही, तो फिर उनको कौन खा लेगा, आपको पता है, बर्ड्स ईट कर लेंगे। सीड्स रिक्वायर मोर वाटर फॉर जर्मिनेशन। आपको पता है सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। द सॉइल शुड देयरफॉर हैव वाटर इन इट, इसलिए जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। हाउएवर इफ देयर इज टू मच वाटर सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली, और अगर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो भी सॉइल पूरी तरह, सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंसेज। सीड जो आपने बीजों की बुआई की है, हम लोगों ने जो बुआई करते हैं वो भी प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो फिर उनमें कॉम्पिटिशन सनलाइट के लिए हो जाएगा, पानी के लिए हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए हो जाएगा, तो प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में। इफ़ दे आर टू क्लोज दे विल नॉट गेट एनफ वाटर, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सनलाइट नहीं ले पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इफ़ दे आर टू फार अपार्ट देयर इज़ वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस, और बहुत दूर होंगे तो फिर खेत यूँ ही जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा मैदान है वो वेस्ट होगा। सीड्स कैन बी सोन मैनुअली और बाय सीड्स ड्रिल, सीड्स हाथ से भी बो सकते हैं हम, और सीड ड्रिल का भी यूज़ करके बो सकते हैं। दे आर सोन मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग। देम इनटू द सॉइल बाय हैंड्स, या तो हम हाथ से फेंक के बीजों की बुआई कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, और इसी प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। पीछे वाली फिगर में आप देख पाएंगे बच्चे, ये सीड को हम ऐसे मैनुअली फेंक रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। और
इट हैज़ द डिसएडवांटेज दैट सीड्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। इसका बच्चे एक फ़ायदा नुकसान है। नुकसान ये है कि बच्चे जब हम मैनुअली हाथ से बीजों को फेंकते हैं ना तो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं आ पाती, कोई बहुत ज़्यादा पास है, कोई बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस तरह से अच्छा नहीं होता। सीड ड्रिल ये कमी को दूर कर देती है। सीड ड्रिल हैज़ ए फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब्स, इट इज़ अटैच्ड टू अ प्लाउ। और सीड ड्रिल्स होती है बच्चे वो आराम से हल से जुड़ी हुई होती है और उससे बीज प्रॉपर डिस्टेंस पे बोए जाते हैं। सीड्स आर पुट इनटू द फनल, फनल में रखते हैं एज द प्लाउ मेक्स फ्यूरो इन द सॉइल, और जैसे हल ज़मीन में छेद बनाता चलता है और वहाँ पर बीज गिरते रहते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे। द सीड्स आर डिपॉजिटेड इन द सॉइल बाय द ड्रिल, द सीड्स ड्रिल सो द सीड एट इक्वल डिस्टेंसेज। और सीड ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा बच्चे यही है कि वो प्रॉपर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे बीजों को गिराती है ज़मीन के अंदर, एंड प्रॉपर डेप्थ, पूरी गहराई के साथ, जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई के साथ। दिस इंश्योर्स दैट सीड्स आल्सो गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर ग्रोइंग सोइंग। और ये इस बात का भी ध्यान रखती है सीड ड्रिल के जैसे ही बीज बोए जाएँ वैसे ही सीड मिट्टी के द्वारा कवर कर ली जाए, ढक ली जाए, ताकि उनको बर्ड्स नहीं खा पाएँ। दिस सेव्स देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये फिर बीजों को किससे बचाती है? पक्षियों के खाने से। समटाइम्स एज इन राइस, टमाटो, ऑनियन, चिल्ली एंड ब्रिंजल, सीड्स आर नॉट डायरेक्टली प्लांटेड इन द फील्ड्स। कई बार तो ऐसा होता है कि जो टमाटो के प्लांट्स हैं, राइस के प्लांट्स हैं, ऑनियन के प्लांट्स हैं, चिल्ली के प्लांट्स हैं, डायरेक्टली पेड़ में नहीं बोए जाते हैं। इंस्टेड दे आर प्लांटेड इन सीड्स बेड्स आर कॉल्ड नर्सरीज। पहले ये नर्सरी में छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। आफ्टर दे हैव ग्रोन इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे के रूप में उगाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड सीडलिंग्स, इन्हीं को हम सीडलिंग्स कहते हैं। द सीडलिंग्स आर देन ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। और वो जो सीडलिंग्स हैं फिर उनको हम खेत में ले जाते हैं, वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। दिस हेल्प्स द फार्मर सेलेक्ट ओनली द हेल्दी सीडलिंग्स एंड टू स्पेस देम प्रॉपरली वाइल प्लांटिंग। दिस इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हम हेल्दी सीडलिंग को ही सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस से बोई करते हैं। इससे कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे बच्चे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको खुद देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर डील्स विद प्लांट्स एंड नॉट ओनली विद एनिमल्स, डू यू एग्री, गिव रीजंस। बच्चे आपको क्या लगता है कि प्लांट्स जो एग्रीकल्चर खाली प्लांट से डील करती है, एनिमल से नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और सहमत हैं तो बताइए, और नहीं सहमत हैं तो रीज़न भी दीजिए। नेम बच्चे तो इसका जवाब दे दूँ। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का ही मतलब क्या है कि एक तो क्रॉप को मैनेजमेंट करना, इसके स्टेप्स हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम इस बात से एग्री नहीं करते कि एनिमल के साथ डील नहीं करती, एनिमल के साथ भी डील करती है। आगे आप बच्चे मैं जब इसका आंसर लिखवाऊंगा तब बताऊंगा। नेम 3 क्रॉप्स दैट आर क्लासिफाइड एज सेरल्स एंड 3 दैट आर क्लासिफाइड एज पल्सेस। बच्चे टेबल में मैंने अभी आपको समझाया था, वहाँ देख लेना, आपको मिल जाएगा। इफ़ ए क्रॉप इज सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर दैट इट विल बी क्लासिफाइड एज रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। अभी मैंने समझाया था बेटा, जो जून जुलाई में क्रॉप बोई जाती है वो खरीफ की क्रॉप कहलाती है। इट इज़ नेसेसरी टू लूजन द सॉइल बाय प्लाइंग बिफोर सोइंग सीड। बिल्कुल नेसेसरी है बच्चे, बिना हम सॉइल को लूज़ करे हार्ड सॉइल में थोड़ी ना बुआई करते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू लेवल द सॉइल आफ्टर प्लाइंग। अभी मैंने बताया बच्चे, अभी क्या बताया था कि जो सॉइल को प्लाउ करना, हल चलाना बहुत ज़रूरी है। उससे कई सारे फ़ायदे हैं भैया। तो एयर को अच्छे से मॉइस्चर एयर अच्छे से मिल जाती है, प्लांट्स की जरूरत से अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाती हैं। बहुत सारे 4-5 मेथड्स मैंने बताए थे, 4-5 रीजंस बताए थे जिसके लिए हमें सॉइल को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सीड्स आर ऑफन ग्रोन इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड्स। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस। अभी जस्ट यही मैंने डिस्कस किया है बच्चे के साथ। उसके बाद हमने सॉइल को भी प्रिपेयर कर लिया। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हमने उसका सिलेक्शन ऑफ सीड भी कर लिया और सोइंग ऑफ सीड्स भी कर लिया। उसके बाद हमारा मैन्योरिंग, मतलब खाद वगैरह खेतों में डालना। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर, जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए एनर्जी के लिए। और प्लांट्स ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दे गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये बताया भी था ना मैंने अभी, सॉइल को लूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो आसानी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर पाते हैं। ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देयरफॉर बाय द टाइम ए क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इट हैज़ टेकन अवे सम ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। जब तक फसल पकती है तब तक जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर होते हैं, रिक्वायर होते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं प्लांट्स। दिस वे द न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप इफ लैंड इज़ कल्टिवेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर हैं और कोई क्रॉप बहुत लगातार बोती जाती रही तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसे ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे। दिस कॉजेज द क्रॉप यील्ड टू स्टार्ट फॉलिंग। और इससे क्या होगा, खेती की जो पैदावार है वो डिक्रीज़ करने लग जाएगी, घटनी चलेगी, क्योंकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो है ही नहीं सॉइल में। देयरफॉर दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस निकलना एंटी
It has taken away some of the nutrients present in the soil. This way, the nutrients get used up if land is cultivated for a long time. This causes the crop yield to start falling. Therefore, these nutrients need to be replenished from time to time. This need to can be done either by natural methods or by adding manures and fertilizers to the soil. बच्चे ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम एक ही तरह की क्रॉप बार बार खेत में उगाते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे मिट्टी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स, और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। और अगर हम नेक्स्ट टाइम वही फसल ग्रो करते हैं तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स सही है वो तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले वाली क्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इससे क्या होगा, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और क्रॉप जो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो या तो हम नेचुरल तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स को वापस देते रहें सॉइल को, या फिर हम कुछ आर्टिफिशियली तरीके अपनाएं। तो आर्टिफिशियल तरीका क्या होता है, मैन्योर हम देते हैं। नेचुरल मेथड्स, फील्ड फैलो, सबसे पहले हम नेचुरल मेथड्स पे फॉलो यूज़ करते हैं। फील्ड फैलो, वन वे ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स इज़ टू लीव इट फ्री और फैलो फॉर वन और मोर सीजन। क्या करिए बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहले वाली क्रॉप ने अगर एब्जॉर्ब किए हैं तो वापस मिल जाए, तो कुछ देर के लिए खेत को छोड़ दीजिए, उसमें कोई फसल मत उगाइए। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर that collect on the land are decomposed by microbes, thus the nutrients are returned to the soil। और जो भी वहाँ पर क्रॉप्स डेड प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स के द्वारा वापस कर देंगे। पर ये पॉसिबल नहीं है बच्चे हमारे लिए कि हम सॉइल को काफ़ी दिनों तक खाली छोड़ दें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बताया जैसे मैंने। या फिर हम क्या करें, क्रॉप को रोटेट करते रहें, एक के बाद दूसरी क्रॉप, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जैसे मान लो हमने गेहूं की अगर क्रॉप उगाई अभी, तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और की दाल वगैरह की उगा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स गेहूं की चाहिए वो पल्सेस को नहीं चाहिए। तो जो पल्सेस को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो गेहूं रिप्लेनिश कर देंगे। ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स एंड लेस ऑफ अनदर। फार्मर्स देयरफॉर चेंज देयर क्रॉप इन ईच सीजन सो दैट द सॉइल इज़ नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इसी वजह से एक फसल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से क्रॉप का रोटेशन चलता रहता है और सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, और इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हीट और राइस यूजेस अप लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे गेहूँ और चावल है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड इफ़ द नेक्स्ट क्रॉप ग्रोन इज़ दैट ऑफ ए लेग्यूम। अगर हम गेहूं के बाद या चावल के बाद कोई फलीदार पौधे उगाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को वापस लौटा देते हैं ज़मीन को, फील्ड को, खेत को। तो इससे क्या होगा, जो गेहूं के प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की गई थी वो गेहूं जो फलीदार पौधे हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स हैं, वो लौटा देंगे। जैसे लाइक पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। आपको 7th क्लास में पढ़ा था मैंने, नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा बच्चे। वहाँ पर प्लांट्स के जो लेग्यूम्स प्लांट्स हैं उनके नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चे क्या करता है, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड्स में तोड़ देता है। द सॉइल इज़ देन रेडी फॉर द नेक्स्ट व्हीट और राइस क्रॉप। और इस तरह से जो है नाइट्रोजन वो मिट्टी में मिल जाती है और वो फिर नेक्स्ट लेवल पे गेहूं और चावल की खेती के लिए तैयार हो जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, समटाइम्स 2 or more crops are grown together in the same field. The crops are chosen in such a way that the nutrients needs of one crop are fulfilled by the other। इस तरह से बच्चा हम कह सकते हैं कि जो समटाइम्स क्रॉप्स, कई बार हम एक ही खेत में 2-2, 3-3 क्रॉप्स एक साथ उगा लेते हैं। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट्स नीड्स ऑफ वन क्रॉप्स आर फुलफिल्ड बाय अदर। और हम प्लांट्स को ना इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो एक न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो दूसरा न्यूट्रिएंट्स दूसरी वाली क्रॉप के लिए दे। तो इस तरह से दोनों क्रॉप दूसरे में आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स की फुलफिल रिक्वायर ज़रूरत पूरी होती रहती है। एनी लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज पी, सोया बीन्स और ग्रीन बीन्स एंड ए सरल क्रॉप लाइक व्हीट और राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड फॉर दिस रीज़न। हमें पता है लेग्यूम्स प्लांट्स नाइट्रोजन देते हैं, जबकि गेहूं का प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है। अगर ये प्लांट्स एक साथ ग्रो किए जाते हैं तो दोनों ही प्लांट्स का काम चलता रहेगा। लाइक व्हीट और राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड फॉर दिस रीज़न।
Cotton and groundnuts crops are also often grown together. However, these natural methods alone are not enough to maintain the fertility of the soil. पर ये तरीका भी बेस्ट नहीं है, इससे पूरी तरह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे पर सॉइल को मिल नहीं पाते. एंड फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. और इसी वजह से फार्मर्स को खाद वगैरह या उर्वरक वगैरह टाइम टू टाइम ज़मीन को देते रहने होते हैं. यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. अब ये आर्टिफिशियल तरीके पे, ये थे हमारे नेचुरल तरीके. अब हम आर्टिफिशियल तरीक़ों पे चलते हैं जो से हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लौटा सकते हैं. सबसे पहला मैन्योर्स. मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट. जो मैन्योर्स हैं खाद के वो डेड प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जैविक चीज़ें कह सकते हैं हम, जैसे डेड प्लांट्स की हो गई, ये चीज़ें हो गई, एंड एनिमल्स वेस्ट हो गया. ग्रीन मैन्योर इज़ मेड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन स्पेशली टू बी प्लाउड इनटू द सॉइल वाइल स्टिल ग्रीन. और जो ग्रीन मैन्योर होता है वो फसल ग्रो करके बनाया जाता है और वो जब हरी होती तभी काट लिया. दैट इज़ लेग्यूम्स, राई ग्रास, फेनुग्रीक एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और वो खेत में डाल दिए जाते हैं, इससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी वापस मिल जाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. एनिमल्स मैन्योर कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स. एनिमल जो मैन्योर है उसमें एनिमल्स का वेस्ट होगा, गोबर वगैरह जो भी होता है. कंपोस्ट इज़ ए मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल वेस्ट. और जो कंपोस्ट हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? प्लांट्स के वेस्ट से और एनिमल के वेस्ट से. कंपोस्ट इज़ मेड बाय बरिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन ए पिट विद अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द सॉइल. हम क्या करते हैं, जो कंपोस्ट है उसको हम ज़मीन में गड्ढा करते हैं और उसमें डालते रहते हैं एक, और लेयरिंग से ढक के उसको हम खाद को बनाते रहते हैं. एंड लेवलिंग इट टू रॉट. और फिर से हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द लेयर्स ऑफ सॉइल स्पीड अप द डिकम्पोजिशन. जो कुछ बैक्टीरिया हो गई, कवक हो गई, ये क्या करते हैं उसको स्पीड बढ़ा देते हैं तोड़ने की, विघटन करने की, मतलब खाद वगैरह जो बनता है उसको तेज़ी से बनाते हैं. कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. और जो कंपोस्ट है, खाद है, जैविक कचरा है, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं. बट नॉट इन सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और NPP. ये जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर है पर ये नहीं होते ज़्यादातर. इसमें कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम. फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्री में बनाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके. फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेज दैट कंटेन वन और more nutrients essential for plants growth. The most widely used fertilizers are NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers that are rich in nitrogen and phosphorus, P and potassium के salts, they are easy to store and handle. इनको स्टोर करना आसान है, हैंडल करना आसान है. Since they are soluble in water, और ये पानी में आसानी से घुल भी जाते हैं. They are directly absorbed by plants and greatly increase crop yields. और ये प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं. इस तरह से प्लांट्स की जो फसल है उसकी पैदावार है, यील्ड है, काफ़ी इंक्रीज़ कर होती है. हाउएवर इफ़ ओवर यूज्ड फर्टिलाइजर्स हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस. और अगर ज़्यादा हमने एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया तो मिट्टी को फिर ये नुकसान पहुंचाते हैं. एक्सेस फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज़ एंड हार्म एक्वेटिक एनिमल्स. और वाटर के द्वारा जैसे बारिश वगैरह हो तो ये फिर ये जो एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर बॉडीज़ में भी मिल जाते हैं, फिर वहाँ के जो जलीय जीवन है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं. फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्री में बनाएंगे. मैन्योर को कहाँ बनाते हैं? खेतों में भी बना सकते हैं. फार्मर्स नॉर्मली यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. और फार्मर क्या करते हैं? मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. एक्टिविटी टू एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ. जर्मिनेट सम मूंग्स seeds from 12 to 18 hours. Let them grow into seedlings. This may take 1 to 2 days more. Collect some soil, compost and NPK fertilizers. These will have to be mixed as explained below. Take 4 empty glasses. In the first glass, put some soil mixed with compost. In the second glass, put some mixed with NPK fertilizers. In the third glass, put some soil mixed with both compost and NPK fertilizer. In the fourth glass, put some soil with no manure and fertilizer. बच्चे क्या करना है इस एक्टिविटी? आपको चेक करना है कि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं या मैन्योर प्लस फर्टिलाइजर्स का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, या खाली फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं, या कोई भी चीज़ नहीं डालो तो अच्छी बात है. तो आपको 4 ग्लासेस लेने हैं. एक में आपको क्या करना है? फर्टिलाइज़र रखना है, एक में खाली मैन्योर रखना है, एक में दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है और एक में कुछ भी नहीं रखना. फिर ये गेहूँ उगाना है. आप देखो किस में जल्दी से ग्रो कर पाते हैं, तो आपसे इससे पता चल जाएगा. सेलेक्ट सम इक्वल साइज सीडलिंग्स एंड प्लांट 2 सीडलिंग्स इन द सॉइल मिक्सचर इन ईच ग्लास.
Pour the some amount of water in each glass. Keep the seedlings in the sun. Water them regularly and observe their growth after 10 days. और 10 दिन तक बच्चे आपको क्या करना है, धूप में रखना है, उनको पानी डालना है लगातार और देखना है कि 10 दिन बाद किस में अच्छी ग्रोथ हुई है, और जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसको कॉपी में लिख के नोट बना लेना है. इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, दैट इज इन विच ग्लास डिड द सीडलिंग्स बिकम टॉलेस्ट. सबसे ज़्यादा किस में टॉलेस्ट बने, किस में. विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स. कौन से ग्लास में सीडलिंग की ग्रोथ सबसे अच्छी हुई. दैट इज विच ग्लास शोड हेल्दियर सीडलिंग्स. इससे पता क्या चलता है कौन सी ग्लास में हेल्दी सीडलिंग्स थी. These are natural organic substances. These मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है, ये बच्चे बता चुका हूँ मैं. ये नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह का यूज़ करके, मेड बाय ह्यूमंस. दीज रिच इन ह्यूमंस बट नॉट इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते, ह्यूमस इसमें काफ़ी पाई जाती है. बट इसमें जो फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होती, बट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड से, और ये फील्ड में बनाए जाते हैं, जबकि ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. बच्चे हमने क्या किया, हमने मैन्योर को भी ऐड कर लिया. अब हमारा अगला स्टेप्स क्या है, इरिगेशन, सिंचाई करना. हम सिंचाई भी तो करेंगे ना बच्चे, पानी भी तो चाहिए ना. इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इन द फील्ड. पानी की सप्लाई करना है क्योंकि फील्ड में. इरीगेटेड लैंड इन इंडिया गिव सेवरल टाइम्स मोर यील्ड देन नॉन इरीगेटेड लैंड. अब जहाँ भी भारत में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है वहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल होती है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं उसके कंपैरिजन में. इन आवर कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर इरीगेशन. हमारे देश में तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा किसान बारिश पर ही खाली निर्भर रहते हैं सिंचाई के लिए. हावर रेन वरीज एंड डज नॉट ऑलवेज सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ वाटर. हमें पता है बारिश कभी होती है कभी नहीं होती, राइट अमाउंट में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती खेतों को. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स टू सप्लाई वाटर रेगुलरली टू द क्रॉप्स. और इसलिए किसानों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वो खेतों में पानी जरूर करें, सिंचाई जरूर करें. वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम रिवर्स. नदियों से ले सकते हैं, रिजर्वर से ले सकते हैं, तालाब से, झील से, कुएँ से, ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं. इट इज़ डिलीवर्ड टू द फील्ड्स बाय इरीगेशन कैनाल्स. नहर बना के भी हम खेतों में पहुंचाते हैं. और पम्प्ड अप, और जो मोटर पंप्स होती है उसके द्वारा भी हम फ्रॉम ए ट्यूबवेल विच इज़ ऑपरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पम्प्स. डीजल पम्प्स का यूज़ करके, हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके उसमें हम ट्यूबवेल से पानी निकाल के खेतों तक पहुँचाते हैं, सिंचाई करते हैं. एंड देन गाइडेड टू द फील्ड्स थ्रू चैनल्स. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन हेल्प टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. और आज जो आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं वो पानी को बहुत ही स्पेसिफिक वे में यूज़ करना सिखाता है. दो सिस्टम है मॉडर्न इरिगेशन की, एक स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, जिसमें से ड्रिप सिस्टम बहुत ही बेस्ट है. इन द स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर एस्केप्स फ्रॉम रिवॉल्विंग नोजल्स एंड इज स्प्रिंग्ड लाइक रेन ऑन द क्रॉप्स. आपने देखा होगा कई बार पार्क में जाते तो टोटी लगी तो ऊपर से पानी गिर रहा होता है, वही होता है स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड. और जहाँ पर मिट्टी समतल नहीं है और जहाँ पर रेतीली मिट्टी है उसके लिए तो ये बेस्ट है. इन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम ए पाइप जस्ट नियर द रूट्स. और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में बच्चे पानी को अलाउ किया जाता है, गिरता है वो रूट के पास, बूंद से बूंद गिरता है. इसमें पानी हम काफ़ी सारा बचा लेते हैं. दिस मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ वाटर. पानी कम से कम वेस्ट होता है इसमें. हाउएवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर काफ़ी महंगा है पानी. इट इज़ यूजफुल इन एरियाज वेयर देयर इज़ वाटर शॉर्टेज. और ये उन एरिया में बेस्ट है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है. क्रॉप नीड्स वाटर एट राइट टाइम. और जैसे हमें प्यास लगती है तभी पानी चाहिए, ऐसे ही क्रॉप को भी पानी राइट टाइम पर चाहिए. एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी, और सही अमाउंट में. दिस क्वांटिटी वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. और अलग अलग फसल के अंदर पर पानी की जो ज़रूरत होती है क्रॉप की वो अलग अलग होती है. जैसे चावल के लिए में बहुत सारा पानी चाहिए, गेहूँ के लिए उससे कम चाहिए, है ना, बाजरा के लिए उससे भी कम चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रिच राइस प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड इन टू फील्ड्स फुल ऑफ वाटर एंड इट नीड्स continuous irrigation. However, wheat does not require so much water. It requires water at specific times during its growth. Besides providing the right amount of water, it is necessary to have adequate drainage in irrigated fields. If a field is supplied with excess water, it is to be water lost. और अगर जितना पानी चाहिए उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी अगर हमने करा दिया तो फिर पानी पूरी तरह से भर जाएगा और वाटर लॉस्ट हो जाएगा, मतलब फसल सड़ने लग जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी. वाटर लॉसिंग replaces the air in the soil with water which reduces the supply of air to the roots of plants. और फिर जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हवा नहीं मिल पाएगी और फिर प्लांट्स सड़ने लग जाएंगे. दिस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. और प्लांट्स की ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स. तो बच्चे ये समझ में. अगला स्टेप है हमारा वीडिंग. क्या हुआ, पॉज करूँ क्या?
बोलिए। करवा दी ना गड़बड़। बच्चे वीडिंग वीडिंग बच्चे वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। बच्चे आपने देखा होगा जब हम कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं। जैसे आप देखोगे गेहूं के साथ बथुआ उग जाता है, आप समझते हैं ना। तो उसी को हम वीड्स कहते हैं। मतलब मेन क्रॉप के साथ अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाता है तो वो प्लांट जो अनवांटेड प्लांट है वो क्या है, वीड है। और उसको रिमूव करने के लिए हम वीडिंग करते हैं, हम वीडिसाइड्स डालते हैं। दे compete with the crops for water, minerals and sunlight, and therefore reduce crop yield। अब आपने देखा होगा बच्चे कि मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाएंगे वो क्या करेंगे, compete करेंगे। किस चीज़ के लिए, मतलब उनके बीच में एक संघर्ष होगा कि जो मेन क्रॉप है जितना प्लांट चाहिए, वाटर चाहिए होगा, तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं यानी वीड्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे ही मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल सब के लिए कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन से क्या होगा, जो हमारी मेन क्रॉप हो जाएगी वो रिड्यूस कर जाएगी। दे स्प्रीड वेरी फास्ट, और वो फिर जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, वो बहुत ही वेरी फास्ट रेट पे ग्रो करेंगे और जो हमारी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम उनको हटा दें, किनको, वीड्स को। और इसी प्रोसेस को वीडिसाइड्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स ग्रो विद डिफरेंट क्रॉप्स। जो अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग टाइप की वीड्स ग्रो करते हैं उनके साथ। दे ऑल्सो वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। और अलग अलग जगह पर और अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के उगते हैं वीड्स। एमेरंथस इज़ वेरी कॉमन वीड्स विच ग्रो विद ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप। और जो एमरंथस है वो लगभग हर क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग। और जो हम अनवांटेड प्लांट्स हैं यानी जो वीड्स हैं उनको अगर हम मेन क्रॉप से हटाते हैं, इसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग ए ट्रॉवल और ए हॉरो टू अपरूट देम। हम वीडिंग हाथ से भी कर सकते हैं, खुरपी से भी कर सकते हैं। उनकी अगर हम प्लांट्स को उखाड़ के फेंक देते तो वीड्स हट जाएंगे। वीडिंग इज़ ऑल्सो डन बाय स्प्रिंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स सॉरी। और हम वीडिंग जो है ना केमिकल का छिड़काव के भी कर सकते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड, जिनको हम छिड़कने से उनको मार देते हैं। जो वीड्स प्लांट्स होते हैं उनको ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। और उनका जो मेन क्रॉप है उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। विद दे डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। जैसा मैंने बताया कि जो वीड्स हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट जो मेन क्रॉप होगी उस पर कोई असर नहीं आएगा। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर डेलापोन हो गया, मेटाक्लोर हो गया एंड सिनाजीन हो गया। ये हमारे मेन वीड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं। जो हाउएवर वीडिसाइड्स आर पॉइजनस एंड देयर ग्रेन मस्ट बी प्रॉपर्ली वॉश्ड बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। जो वीडिसाइड्स हैं भाई वो पॉइजन ही तो है, तभी तो किल कर रहा है वीड्स को। इसलिए जो क्रॉप है उसको कंज्यूम करने से पहले, खाने से पहले हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। सिंस वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, स्प्रेइंग में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं वीडिसाइड्स, इसलिए इनका छिड़काव जो है वो किसानों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बड़ी केयरफुल ये काम करना चाहिए। दे शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए इनको हैंडल करते वक्त, स्प्रे करते वक्त। इट इज़ एडवाइज दैट दे शुड कवर विद माउथ एंड नोज विद क्लॉथ्स वाइल स्प्रेइंग। जब वो वीडिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं तो उन्हें मुँह नाक बंद करके रखना चाहिए।
रिसर्च फॉर एवॉल्विंग सेफर मेथड्स टू किल वीड इज़ गोइंग ऑन, और अभी भी इस पर रिसर्च चलने की वीड को हटाने का, वीड को रिमूव करने का सबसे सेफ तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल, इंसेक्ट्स दैट अटैक ओनली स्पेसिफिक वीड्स हैव बीन यूज्ड टू कंट्रोल दोज वीड्स। अब कुछ ऐसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कुछ वीड्स को खाते हैं, तो अगर हम उन इंसेक्ट्स को उस खेत में डाल देते हैं जो वीड्स को खाते हैं, तो इससे क्या होगा, वीड्स ख़त्म हो जाएंगे और इंसेक्ट्स का भी काम चल जाएगा और मेन क्रॉप को कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होगा जो हमें केमिकल वगैरह से, वीडिसाइड से, हर्बिसाइड से होता है। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू चेक द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज इंसेक्ट्स, पर इन इंसेक्ट्स को रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, इनका नंबर कैसे बढ़ाएंगे, ये भी एक समस्या है। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप द मेल पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू चेक देयर पॉपुलेशन। अब कई तरीके अपनाए जाते हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिसीज़, अब हमें पेस्ट से और डिसीज़ से, बीमारियों से भी तो भाई क्रॉप को बचाना है। पेस्ट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक द डैमेज क्रॉप्स, पेस्ट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अटैक करते हैं मेन क्रॉप को और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे मे बी रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब होते हैं कुतरने वाले जीव, जैसे चूहे वगैरह हो गया, और इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट, और लोकस्ट का तो आज आप लोकस्ट का तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान से। टिड्डियाँ जिनको बोलते हैं, हमारी फसल को बर्बाद करे जा रही हैं, उन पर हम थाली बजा के और फिर आजकल तो ड्रोन से भी उन पर पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं। वीविल्स और टर्माइट्स, रेट्स ईट द ग्रेन produced where insects damage crops as well as grains. Pests can be controlled by pesticides, which are poisonous chemicals. Pesticides kills pests as well as their eggs and larvae but do not affect the plants. भाई पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, उनके अंडे को उनको किल तो कर देते हैं पर जो मेन क्रॉप है उस पर कोई असर नहीं होता है। These includes insecticides which are used टू किल इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो भी क्रॉप को, फसल को उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। और जो कुतरने वाले जीव हैं, रोडेंट्स जीव हैं, उनको हम किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज़ करते हैं, विच आर यूज टू किल रोडेंट्स। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट if fields are large. This must be spread at appropriate time in the current doses, otherwise pests might become resistant to them. So some common insecticide are malathion and desiston. हमें जो ना इंसेक्टिसाइड को एक प्रॉपर टाइम पर छिड़काव करना चाहिए, और छिड़काव हम इनका हैंडमेड मशीन से भी कर सकते हैं और ऊपर से फ्लाइंग करते हुए भी कर सकते हैं। अगर राइट टाइम पर अगर हम इनका छिड़काव नहीं किया तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं ना, वो जो पेस्टिसाइड है, रोडेंटिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स में के प्रति अपनी बॉडी में एंटीजन या एंटी इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उन पर इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सही टाइम पर छिड़काव करना चाहिए। बच्चे, प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिसीज़, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बीमारी भी लग जाती है, बाय फंजाई हो गया, बैक्टीरिया का वायरसेस, इन सबसे बीमारी भी लगी। दीज डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉइल और थ्रू इंसेक्ट्स, इन सब के द्वारा इस डिसीज़ का ट्रांसमिट किया जा सकता है, सॉइल के द्वारा, एयर के द्वारा, बीज के द्वारा। रस्ट एंड स्मट्स आर फंगल डिसीज ऑफ वीट, गेहूँ में जो फंगल डिसीज़ लगती है, रस्ट एंड स्मट हो गया। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज इज़ आल्सो ए फंगल डिसीज़, पोटैटो में ब्लाइट नाम की जो डिसीज़ होती है वो भी फंगल डिसीज़ है। विल्ट डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, विल्ट एक डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है प्लांट्स में। द जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट्स गेट ब्लॉक्ड एंड द प्लांट विल्ट्स एंड डाइज एज वाटर कैन नॉट बी कंडक्टेड अप, जो प्लांट का जाइलम पार्ट है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको पता है प्लांट्स, जाइलम क्या करता है प्लांट्स के अंदर, वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक लेके जाता है। अब जब जाइलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पानी ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा, जब पानी नहीं जा पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो, इस तरह से एटलीस्ट प्लांट लास्ट में क्या कर जाएगा, मर जाएगा। स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स ऑफ वेरियस काइंड्स गिव्स प्रोटेक्शन टू क्रॉप अगेंस्ट दिस डिसीज, और अगर हम कुछ के स्प्रे केमिकल्स वगैरह इन पर का छिड़काव करते हैं तो फिर इन बीमारी से प्लांट्स बच जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉल्ड फंगीसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंजाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फंगीसाइड्स का छिड़काव करते हैं। पेस्टिसाइड्स मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन, अदरवाइज दे कैन कॉज डैमेज, पेस्टिसाइड का हमें बड़ी सावधानीपूर्वक स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीज किल यूजफुल इंसेक्ट एज वेल, वरना ये लाभदायक जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, उनको भी मार सकते हैं, सच एज हनी बीज, मधुमक्खी को। इन ह्यूमन्स दीज कॉज इरिटेशन ऑफ स्किन, और ह्यूमन बींग्स में भी, मानव जाति में भी ये नुकसान कर सकते हैं, इरिटेशन कर सकते हैं स्किन का। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दमा वगैरह, अस्थमा वगैरह बीमारियाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वर्स्ट थिंग्स इज़ दैट दीज गेट मिक्सड विथ अप द सॉइल एंड वाटर एंड आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है जहाँ पर ये मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर प्लांट्स की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और लास्ट में जब हम खाएंगे तो हमारे फिर जो है इंटेस्टाइन में पहुँच के हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। दीज देन एंटर आवर बॉडीज थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच वी ईट कॉज अस हार्म।
Fruits and vegetables bought from the market often have a coating of pesticides on them. जब भी हम जो फल या सब्जी जो भी बाजार से खरीदते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है पेस्टिसाइड, इसलिए हमें ज़रूर धोने चाहिए, फल हर हाल में धोने चाहिए. They must be washed off carefully before eating as they are harmful for the health. यहाँ पर इट्स अ फैक्ट नाम की एक चीज़ है, देखो समझते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप कल्टीवेशन एम्प्लॉयज बायोलॉजिकल मेथड फर्टिलाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इट वाज स्टार्टेड इन द 1930s बाय सर Albert Howard, a British agricultural scientist who came to India at that time. He considered fertilizers and pesticides as being injurious to health and the environment and unnecessary for successful cultivation. He learned the process of organic farming from Indian peasants, whom he treated with respect as his professors. आपने देखा एक साइंटिस्ट थे सर एल्बर्ट हार्वर्ड, जो कि 1930 में भारत आए थे. उन्होंने भारत से जैविक खेती करना सीखा. उन्होंने देखा किस तरह से इंडियन जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से जैविक खाद का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते थे. तो उन्होंने बताया इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है. उन्होंने ये सब बताया और वहाँ पर जाके प्रोफेसर से डिस्कस किया ये. हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनिंग. अब हम हार्वेस्टिंग कटाई करना, थ्रेसिंग करना, विनोइंग करना, इन सबको जानेंगे. वंस द क्रॉप इज मैच्योर, एक बार फसल अगर पक जाती है तो इट इज़ हार्वेस्टेड, फिर इसको काट लिया जाता है, कट कर लेते हैं हम और इसका यूज़ करते हैं हम हार्वेस्टेड मशीन का. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग एंड गैदर्ड, फिर स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है. दिस में बी डन बाय मैनुअली, या तो हम हाथ से काट सकते हैं यूजिंग सिकल का यूज़ करके, और बाय यूजिंग ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उसका यूज़ करके हम फसलों की कटाई कर सकते हैं. नेक्स्ट द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप. जो काटी फसल है उससे फिर हम अनाज को अलग कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं. थ्रेसिंग कैन बी डन बाय मैनुअली बाय मेकिंग ऑक्सन और बफेलोज ट्रैम्पल ओवर द कट क्रॉप. कई बार आपने देखा हुआ गाँव में क्रॉप को रख देते हैं साथ लगा कि उस पर पशुओं को चलाते हैं, तो उनके जो पैरों के बडल से चैफ अलग हो जाता है, फिर मेन क्रॉप अलग हो जाती है. नहीं तो फिर मशीन का यूज़ करके हम करते हैं. और इट कैन बी डन बाय मशीन कॉल्ड थ्रेसर. ए फार्म मशीन इज कॉल्ड कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं, जो कटाई भी करती है, थ्रेसिंग भी करती है, फिर चैफ और ग्रेन को अलग भी करती है. ए फार्म मशीन इज कॉल्ड कंबाइन, इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग. After threshing, the grain has to be separated from the chaff. This can be done by manually with the help of a wind and is called winnowing. chaff से ग्रेन को अलग करना विनोइंग प्रोसेस कहलाता है. इन दिस प्रोसेस द मिक्सर इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट. विनोइंग एक ऐसी प्रोसेस है बच्चे, हवा में ना ऊंचे स्थान से भर के उसमें ऐसे हिला के, मतलब एक पर्टिकुलर ऊंचाई से लेके उसमें अनाज और चैफ भर के एक साथ नीचे गिराया जाता है. तो चैफ क्योंकि हल्का होता है वो हवा के प्रेशर से उड़ जाता है और जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाता है. द हैवियर सीड्स फॉल्स ऑलमोस्टली वर्टिकल, सीधे बिल्कुल ज़मीन पर गिरते हैं, जबकि जो चैफ है वेयर एज द लाइटर चैफ गेट्स ब्लोन अवे बाय विंड एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस. और जो ब्लोन है चैफ है वो लाइट वेट होता है, इसलिए वो दूसरी जगह जाके गिरता है. आप देख सकते हैं ये है विनोइंग प्रोसेस, ये विनोइंग प्रोसेस है. और ये कंबाइन मशीन है, ये कंबाइन मशीन है जिससे हम सारे काम कर पाते हैं. द स्टेम विनोइंग मशीन, द स्टेम ऑफ द स्टेम ऑफ द क्रॉप इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड यूज एज कैटल फोडर. और जो फसल का तना है उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में पशुओं के चारे के लिए यूज़ कर लेते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप ऑफन स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड्स विच आर देन बर्नड बाय द फार्मर्स. और जो नीचे वाला पार्ट है उसको फसल की कटाई करने में नीचे छोड़ देते हैं, फिर फार्मर उसको जला देते हैं. दिस कॉज पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर. आपने हर बार ठीक जुलाई से पहले ये बात सुनी हुई है कि पंजाब की तरफ से पुआली जलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. तो वही करते हैं जो ये एयर पॉल्यूशन करता है. आपने देखा होगा आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये सब नहीं करना चाहिए. देयरफॉर फार्मर्स आर एडवाइज नॉट टू बर्न द स्टब्स इन द फील्ड्स. इसलिए फार्मरों को सोचा भी था कि जो पुआली उसको ना जलाएं, से क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है. और दिल्ली तो लगभग इस समस्या हर साल गुजरती है. डू यू नो हाउ ए सेफ वे these stubs can be removed? A study shows that stubs should be retained in the field after harvest and eventually returned to the soil. इसलिए एक नेचुरल तरीका है कि स्टब्स को आप छोड़ दो कुछ दिनों के लिए खेत में, वो ऑटोमेटिकली सड़ जाएंगे और फिर वो मैन्योर बन जाएंगे, ज़मीन में मिल जाएंगे, फर्टिलाइज. रिटेनिंग क्रॉप्स स्टब्स मिनिमाइजेज एरोजन. और इससे क्या होता है मिट्टी का भी एरोजन वो रोक देते हैं. रिटर्न न्यूट्रिएंट्स को भी ज़मीन को वापस लौटा देते हैं. इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट, इंक्रीज सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सप्रेसेस वीड्स एंड मिनिमाइजेज सॉइल वाटर एवापोरेशन. देखो इतने फ़ायदे हैं, पर इसमें टाइम लगता है और टाइम ही नहीं है आज के किसान में, इसलिए वो जला देते हैं. अब इतने सब हम एस ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर यूजिंग द स्टब्स टू मेक एथेनॉल विच इज़ यूज्ड एज ए बायोफ्यूल एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल. और अगर हम ये सब हमारे पास टाइम नहीं है सब खेत को खाली छोड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए, तो फिर हम
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो स्टेप्स है उसका हम एथेनॉल बना सकते हैं, जो बायोफ्यूल की तरह काम कर सकता है पेट्रोल की जगह। और भी बढ़िया बात, अब हमने फसल की कटाई कर ली, अनाज को चैप से अलग कर लिया, अब बारी है सिर्फ स्टोरेज की। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। जो कटी फसल है ना उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, अगर हम ऐसे स्टोर कर देंगे तो फसल डेफिनेटली सड़ जाएगी। द एक्सेस मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन द सन। इसलिए उसको ग्रेन को स्टोर करने से पहले हम ग्रेन को अच्छे से सुखाते हैं सूरज की धूप में। यू विल रीड इन चैप्टर 2 दैट दिस इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द ग्रेन्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। और ये चैप्टर 2 में माइक्रोब्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह से फसल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जहाँ पर मॉइस्चर होगा। हाउ डज ड्राइंग इन द सन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। इस तरह से मेन क्रॉप को सुखाना माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। द ग्रीन कैन नाउ बी पैक्ड इन बैग्स, और अब हम बैग में पैक कर सकते हैं उनको, और बीन्स और स्टोर्ड लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। और जो बहुत ही बड़े पे भंडार होता है अनाज का वो साइलोज या ग्रेनरी में किया जाता है। दीज मस्ट बी मेड फ्री ऑफ माइक्रोब्स। हम बच्चे बता चुका हूँ माइक्रोब्स होंगे फसल को खा जाएंगे, सड़ा देंगे, इसलिए हमें जब भी साइलोज या ग्रेनरीज में हम लार्ज स्केल पे अनाज को स्टोर कर रहे हैं तो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हमें बिल्कुल उसको जम फ्री बना देना चाहिए। इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स बाय स्प्रेइंग केमिकल्स बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स। द ग्रेन्स शुड बी पीरियडिकली इंसेक्टेड बाय इंश्योर्स दैट दे आर नॉट अटैक्ड बाय रोडेंट्स। और टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना चाहिए कहीं रोडेंट्स ने पर हमला तो नहीं कर दिया, पूरी फसल ही चौपट कर दी, पता लगे। सिंस ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड वंस अ ईयर दे नीड टू बी स्टोर्ड सेफली सो दैट दे लास्ट टिल एट लीस्ट द नेक्स्ट हार्वेस्टेड सीजन। हमें पता है कि साल में एक बार मेन क्रॉप होती है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक उनको पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। इन प्रैक्टिस हावर एन एक्स्ट्रा स्टॉक कॉल्ड बफर स्टॉक। और जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है फसल का उसी को हम बफर स्टॉक बोलते हैं। बफर स्टॉक किसी देश में कोई कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बफर स्टॉक हमेशा होना चाहिए। इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड दैट ग्रेन्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी इवन इफ देयर इज़ ए शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, फॉर एग्जांपल ड्यू टू मानसून फेलर। आप अभी भी देख सकते हो कोरोना केस चल रहा है, अगर अभी हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होता तो सरकार कहाँ से खिलाती किसानों, जो भी देश में इतने दिनों तक लॉकडाउन रहा। इट्स अफेक्ट ए न्यू मेथड ऑफ ग्रेन स्टोरेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज सर्कुलेटेड थ्रू द ग्रेन्स piles in silos. It replaces air and hence oxygen in the silos. This kills as all pests and microorganisms. The method is simple and easy to implement and green can be stored for much longer period of time. बहुत अच्छा तरीका है बच्चे, हम ऑक्सीजन के नाइट्रोजन फिल करा देते हैं साइलोज में और इससे क्या होता है मॉइस्चर नहीं लगता उसमें और फसल लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। इट्स अ फैक्ट। डू यू नो what is common in the festivals of पोंगल, होली, दिवाली, बैसाखी एंड बिहू? दीज ऑल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। फसल जब आती है घर में तो सब लोग खुशी के माने खुशी और उल्लास में त्यौहार मनाते हैं। सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। एट दिस टाइम फार्मर्स गेट द फ्रूट्स ऑफ देयर हार्ड लेबर ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स विद ग्रेट एंथुसियाज्म। जो उन्होंने पिछले महीने कुछ महीने मेहनत करी है किसानों ने और फसल घर पर आती है तो किसान खुशी के मारे झूमते हैं और ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है ना बच्चे? ओरल क्वेश्चन है बच्चे कुछ सब। विच ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज? मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर आपको पता है, मैन्योर ही है ऑर्गेनिक, मैन्योर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक है। ड्रिप इरीगेशन वाज saves wastage of water because it supplies water directly to the roots. Why is drip irrigation not useful by all farmers? बच्चे हो ही नहीं सकता ऑल फार्मर्स के द्वारा, एक तो बहुत ही महंगा है, दूसरे भी कई रीजंस हैं, जब आंसर लिखेंगे तब बात करेंगे इस पर। सम फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स आर नॉट पील्ड बिफोर ईटिंग। यू आर एडवाइज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन डीलिंग विद सच फ्रूट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, पेस्ट की एक्स्ट्रा कोटिंग होती है, वॉश करने बहुत प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए इनको खाने से पहले, वरना तो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह में जो पेस्टिसाइड्स हैं हेर्बिसाइड्स हैं वो चले जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग his bountiful crops, a farmer was so happy that he forgot to dry the crops before storing it. What problems can we face? और सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी भाई, सड़ जाएगी फसल, मॉइस्चर होगा, उसमें माइक्रोब जल्दी ग्रो कर जाएंगे। अभी तो समझाया था। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। अब बच्चे साइंटिफिक तरीके यूज़ करते हैं क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, इंक्रीज़ कराने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही, सारी पॉपुलेशन को खिलाना भी है। टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अवर कंट्री। जैसा मैंने बताया पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है हमारे देश में। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। इसलिए हमें अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। वन मेथड ऑफ डूइंग दिस इज़ बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन। या तो हम एक तो तरीका है कि हम ज़मीन बढ़ाते हैं जिसमें खेती कर पाएँ, पर उसके लिए हमें वनों की कटाई करनी पड़ेगी। वनों की कटाई हम कर नहीं सकते क्योंकि उससे फिर डिफॉरेस्टेशन होगा।
While this happened in the past few decades, हालांकि ऐसा कई दशकों में हुआ भी है, we cannot indefinitely go on increasing farmland, पर हम एक काफ़ी दिनों तक ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। एट दिस लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर इन्वायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी, सच एज सॉइल एरोजन होने लग जाएगा। ऑल्सो इट फॉरेस्ट आर कट डाउन टू गेट मोर लैंड फॉर फार्मिंग, इट लीड्स टू इवन ग्रेटर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यदि हम फॉरेस्ट काटते रहे तो हमें पता है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, फिर हमारे लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज़ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू इंक्रीज क्रॉप प्रोड्यूस। इसलिए फसलों का अगर हमें ग्रेन को इम्प्रूव करवाना है, क्वालिटी सुधारनी है, पैदावार को बढ़ाना है, तो हमें साइंटिफिक तरीके अपनाने होंगे। प्रोवाइडिंग बेटर इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था सुधारनी होगी। प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर्स का अच्छे से यूज़ करना होगा। फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, नेचुरल तरीके अपनाने होंगे। यूजिंग बेटर मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मेन क्रॉप को वीड से बचाने के लिए हमें नेचुरल तरीके अपनाने होंगे। पेस्ट एंड डिसीजेज एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोड्यूस। बाय प्रोवाइडिंग बेटर स्टोरेज मेथड्स, और स्टोरेज करने के तरीके भी सुधारने होंगे। वी कैन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन, और इस तरह से हम अनाज का नुकसान होने से बचा सकते हैं। रिसेंटली हाउ एवर ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन crop produce has come about from using better varieties of crops which have higher yield and more resistance to disease। आजकल तो हमने बीजों का सिलेक्शन भी सेंसिटिव तरीके से कर दिया जो डिसीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। इन द फ्यूचर ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ स्टिल बेटर वेराइटीज़ इज एक्सपेक्टेड टू बी मेन मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप आउटपुट, और फ्यूचर में हम और भी साइंटिफिक तरीके अपनाते रहेंगे। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्लांट्स ब्रीडिंग, और इसी को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स। बच्चे दो अलग अलग स्पीसीज़ का क्रॉस करा के हम ब्रीडिंग प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे बीज बनाने की कोशिश करते हैं जो हेल्दी हों, डिसीज़ रेजिस्टेंस हों, पेस्ट रेजिस्टेंस हों, वीड्स उनमें कम से कम होते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी फसल बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट हैव कंट्रोल्ड एंड द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दैट दे हैव द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स which make them more useful. It's a fact. Genetically modified plants are those whose DNA has been modified using genetic engineering techniques. The aim is to introduce a new trait in the plants which makes it more useful for agriculture. It allows greater control over traits than previous methods such as hybridization. Food derived from जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर कॉल्ड GM फूड्स। बच्चे ये ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ी सी बड़ी क्लास में आप आके इसको समझ पाएंगे। पर मैं सिंपली वे में बताती हूँ कि दो जो स्पीसीज़ हैं जिनमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स होते हैं, इनको क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के बाद जो हमें नई क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। दिस इज़ रेजिंग डिबेट इन द वर्ल्ड ओवर द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमिंग GM फूड। इन इंडिया सो फार द only GM crop allowed is BT cotton. It is resistant to bollworm that attacks the cotton plants. This has resulted in an increase in cotton output in India. The government has recently agreed to allow GM mustard. Hybridization, ये भी मैंने बताया बच्चे। Hybridization is a technique used for developing new varieties of crops by cross breeding टू डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स लेके बच्चे उनको क्रॉस करवा के जो नए प्लांट्स बनाए जाते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बाय क्रॉस ब्रीडिंग ए न्यू वेराइटी कैन बी मेड टू हैव द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छे ट्रेड्स हैं प्लांट्स के, वो जो पेरेंट्स है उस जो प्रोगेनी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें नई चीज़ें आ जाएंगी जो डिसीज़ रेजिस्टेंट, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होगी। सपोज साइंटिस्ट वांट टू डेवलप ए न्यू क्रॉप हैविंग सम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर example high yield and resistant to disease. They select two varieties, one having high yield। तो वो क्या करेंगे बच्चे, दो बीज सेलेक्ट करेंगे, एक जिसकी हाई यील्ड हो और दूसरी हो जिस पर डिसीज़ बीमारी ना होती ज़्यादातर। फिर उनको क्रॉस करवाएंगे तो जो नई प्रोगेनी बनेगी उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा समय तक ज़्यादा पैदावार भी करेगी और डिसीज़ रेजिस्टेंट भी होगी। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू वेराइटीज़ इज़ डन इन ऑर्डर टू डेवलप वन वेराइटी विच हैज़ बोथ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस तरह से दोनों कैरेक्टर कौन कौन से, एक तो पैदावार बढ़ाने वाला और बीमारी ना लगे फसल को, आ जाएंगे जो प्रोगेनी होगी इसमें। टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एमास्क्यूलेशन। The pollen from the other variety of plants with the different characteristics are transferred to the stigma of emasculated flowers of the first variety of plants. This process is repeated for several generations to get the desired characteristics in the seeds. This seed
इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ द न्यू वैरायटी। इस तरह के सीड जो हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से बनाए हैं, एक प्लांट के स्टिग्मा को हटा के, पॉलन ग्रेन को हटा के, दूसरे पॉलन ग्रेन्स को उसके स्टिग्मा पर डाल देते। इस तरह के जो सीड बनते हैं इनको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं जो न्यू सीड्स बने हैं हमारे। वंस दिस इज़ अचीव्ड, साइंटिस्ट मे ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक लाइक ग्रेटर रेजिस्टेंट टू पेस्ट। और अगर एक बार ये हमने क्या हाई यील्ड और डिसीज रेजिस्टेंस पा लिया तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उससे पेस्ट रेजिस्टेंस हो, कोई पेस्ट असर न कर पाए सीड पर। प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हाइब्रिड कैन बी लॉन्ग एंड टेडियस प्रोसेस, पर जो हाइब्रिडाइजेशन की एक प्रोसेस काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी थकाऊ होती है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द 1960s एंड 1970s इन इंडिया वाज ब्रॉट अबाउट बाय इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको। आपको पता होगा बच्चे, पहले आज़ादी जब हम हुए थे तो हमारे देश में स्पेशली 1960s और 70s में हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसको खिलाने के लिए अनाज भी नहीं था। तो हमने फिर क्या किया, मैक्सिको से हाई यील्ड सीड्स मंगा के वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन करवाया। फसल इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे अनाज ग्रो करने लग गया कि हम सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को ही नहीं खिला पा रहे थे, हम बफर स्टॉक भी बना पा रहे थे और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। बिसाइड्स गिविंग हाई यील्ड, द प्लांट्स वर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड हैड बेटर response to fertilizers. However, these varieties required more water and fertilizers and also required frequent weedings. The effect of the green revolution on production food grains is clearly seen in table 1.4. Considerable research is in progress in this field. आप देख पाते हैं बच्चे 1950-51 में राइस कितना 20.6 होता था, वीट इतना। तो आप देख सकते हैं 1960-61 में ग्रीन रिवॉल्यूशन से 34.6 हो गया, लगभग 14 क्विंटल बढ़ गया, 14 मिलियन टन्स बढ़ गया। 1970 में 42 हो गया, 1981 में 53 हो गया, 1991 में 74.3 हो गया, 2001 में 85, 2010-11 में 95। अब देख सकते हैं किस तरह से रैपिडली ग्रोथ हो रही है। ये सब किस लिए पॉसिबल हो पाया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। अब बच्चे एक है नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड बाय लाइफ फॉर्म्स टू कैरी आउट मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड बाय प्लांट्स। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन काम करती है ना, तो प्लांट्स की बॉडी में नाइट्रोजन वही काम करती है। आप देख लीजिए नाइट्रोजन का किस लिए यूज होता है, प्रोटीन बनाने के लिए, एमिनो एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो प्लांट्स नाइट्रोजन के बिना लगभग पॉसिबल ही नहीं है। एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन। ये तो पता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर 78% नाइट्रोजन है, पर वो नाइट्रोजन जो है वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। येट नाइट्रोजन इज़ इन इट्स गैसेस फॉर्म इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली अनयूजेबल टू लाइफ फॉर्म्स। क्यों, पानी में घुलती नहीं है और it must first be converted or fixed into a more usable forms, mainly soluble nitrates। और जो इसके कंपाउंड्स हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट जो कि पानी में घुल जाते हैं, उनमें कन्वर्ट करने की पहले ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पानी में नहीं घुलती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो प्रोसेस जिससे हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्राइट और नाइट्रेट में राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज़ करके, यही प्रोसेस कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन नेचर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन द सॉइल। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो ज़मीन में पाए जाते हैं। देयर आर अदर बैक्टीरिया दैट रिटर्न नाइट्रोजन टू इट्स गैसेस फॉर्म। और कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के फॉर्म में दे देते हैं। आफ्टर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इट कैन बी एब्जॉर्ब। जब नाइट्रोजन एक बार अपने सॉल्युबल कंपाउंड्स नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स हो जाएगी तो वाटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। and used by plants and subsequently by animals. The cycle process of nitrogen being fixed, used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle। यही सारी की सारी प्रोसेस, नाइट्रोजन का पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स होना, फिर प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाना, और फिर जैसे ही प्लांट्स डेड ग्रोथ कर जाते हैं नाइट्रोजन का वापस एटमॉस्फेयर में जाना, ये पूरी की पूरी साइकिल क्या कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में। नाइट्रोजन साइकिल इज इन्वॉल्व्स फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। ये बच्चे 5 स्टेप्स हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन है, फिर एमोनिफिकेशन है, फिर नाइट्रिफिकेशन है, फिर डिनाइट्रिफिकेशन है। एक एक स्टेप को समझते हैं बारी बारी से। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन को इसके कंपाउंड्स में तोड़ना, ऐसे कंपाउंड्स में जब जो पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पानी में नहीं घुलती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इन नेचर इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज: एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइटनिंग, जो कि बारिश होने में लाइटनिंग पड़ती है, लाइटनिंग कॉजेज
हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, विच रिजल्ट द ए रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उससे क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है प्रेजेंट इन एयर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। दीज डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और जब ये पानी में घुलते हैं तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। दिस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद द एल्कलीज ऑफ द सॉइल, और एल्कलीज सॉइल के साथ लाइमस्टोन जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स में टूट जाती है। N2+O2 विल 2NO, 2NO+O2 2NO2, 4NO2+2H2O प्लस 4HNO3। अब लिखते हैं नाइट्रिक एसिड है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि लाइम चूना है, इसके साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारी नाइट्रेट है NO3 ट्वाइस। बायोलॉजिकल दूसरा हमारा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द सॉइल। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये ज़मीन में पाया जाता है, स्पेशली जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में। दे आर आल्सो फाउंड इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स। दीज बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। द प्लांट्स एब्जर्व दीज नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स। और ये जो नाइट्रेट्स थे इनको प्लांट्स के द्वारा एब्जर्व कर लिया जाता है मिट्टी के द्वारा, फिर मिट्टी से प्लांट्स की रूट से एब्जर्व करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट में, तो प्लांट की प्रोटीन बन जाती है। द नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स दैट ईट, और फिर हमें पता है शाकाहारी जो होते हैं वो जो प्लांट्स को खाते हैं फिर उनमें चली जाती है वो नाइट्रोजन, एंड देन टू कैर्निवोर्स, और उसके बाद कैर्निवोर्स में दैट, ये प्रोसेस आपको सारी पता है, दैट ईट्स द हर्बीवोर्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिकम ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। यही नाइट्रोजन एसिमिलेशन की प्रोसेस है। कौन सी, कि पहले क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करके प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, उनको हर्बीवोर्स ने खाया, उनको कैर्निवोर्स ने खाया, और ये जैविक बन गई, ऑर्गेनिक बन गई, तो ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, देयर रिमेन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम। फिर क्या होता है, जो उनके डेड रिमेन्स हैं अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपाउंड बाय डिकेइंग बैक्टीरिया और फंगाई, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट इन द सॉइल, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। जो प्रोटीन थी उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, यही एमोनिफिकेशन कहलाता है। फिर नाइट्रिफिकेशन, सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स एंड द रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, और ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डिनाइट्रिफिकेशन, सम ऑफ दीज नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, दीज आर कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन गैसेज बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही डिनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। द ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। भाई एनिमल की केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनको पालना, ये सब क्या एनिमल हस्बेंड्री के में आता है। द काइंड ऑफ एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड आर मीट्स एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। हमें क्या एनिमल्स क्या मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, सच एज गॉड पोल्ट्री एनिमल्स लाइक चिकन, डक एंड टर्की, फिश, शीप एंड पिग। द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश इज फूड इज नॉन एज पिसिकल्चर। लार्ज स्केल पर अगर हम मांस के लिए, मीट के लिए मछली का पालन करते हैं उसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। मिल्च, दूध देने वाले जानवरों को मिल्च एनिमल भी कहते हैं। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्च एनिमल्स सच एज cow, buffalo, goat and camel. Milk is also used to prepare a large number of products such as butter, cheese and curd and ghee. Besides these, honey bees provide us with honey. Large scale rearing of honey bees is called apiculture. और शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। देख सकते हैं बच्चे, इस तरह से आपका चैप्टर का एंड हुआ। अब कुछ ओरल क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आप देना। अब ये न्यू वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर, मैं पहले चीज़ कहूँ, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। वो ब्रांच साइंस की जिसके द्वारा हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को, फूलों को और डेकोरेटिव प्लांट्स को, हॉर्टिकल्चर में आता है। पर ये एग्रीकल्चर की तरह, पर लार्ज स्केल पे हो तो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल पे हो तो हॉर्टिकल्चर। पहले पढ़ा चुका हूँ मैं पार्ट 1 में। ब्रॉडकास्टिंग, हाथों से बीजों को या सीडों से बीजों की बुआई करना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। वीड, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं। हाइब्रिडाइज, टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉस बाय क्रॉस ब्रीडिंग इन 2 डिफरेंट वेराइटीज़। ये बताया था मैंने भाई, 2 अलग अलग वेराइटी के सीड्स को क्रॉस करवाना
ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट इज नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन, अब नाइट्रेट कंपाउंड को वापस प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, प्लांट प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करना अमोनिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट नाइट्रिफिकेशन है। डिनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाना कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, डिनाइट्रिफिकेशन है। ये हमने पढ़ा, ये मैं समझा देता हूँ दोबारा से। डू यू नो एग्रीकल्चर बिगिन 10,000 ईयर्स एगो एंड एनेबल्ड ह्यूमंस टू सेटल डाउन इन वन प्लेस। आपको पता ही है, हमने शुरू में देखा था 12,000 साल पहले खेती शुरू हुई और फिर उसके बाद किसान जो लोग वो सेटल हो गए, एक जगह रहने लगे। उससे पहले घुमंतू थे, घूमते रहते थे खाने की तलाश में। हॉर्टिकल्चर डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स, ये बता चुका हूँ मैं। द स्टेप बाय स्टेप मेथड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर आर, भैया सॉइल को तैयार करना, लेवल करना, हल चलाना, फिर बीजों को सेलेक्ट करना, गुड क्वालिटी के बीज को, फिर उन्हें प्रॉपर डिस्टेंस में बुआई करना, मैन्यूरिंग ईदर बाय नेचुरल मेथड्स, फील्ड फैलो क्रॉप प्रोटेक्शन, मिक्स्ड क्रॉपिंग यूजिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, भी हम मैन्यूर हम खाद भी डालते हैं। कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। इरिगेशन, सिंचाई भी करते हैं। इरिगेशन दैट इज सप्लाइंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। वीडिंग विच कैन बी कैरिड आउट मैनुअली और बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम हाथ से भी हटा सकते हैं और कुछ वीडीसाइड का यूज़ करके भी। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज आफ्टर ड्राइंग द सन टू गेट राइड ऑफ द एक्सेस मॉइस्चर। ये बच्चे सारा पढ़ा चुका हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं। क्रॉप प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन, ये हम काम कर सकते हैं, पर कब तक हम खेती ज़मीन बढ़ाएंगे, ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। फॉरेस्ट को हटाएंगे तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी। बाय इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय डेवलपिंग बेटर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, हाँ ये काम कर सकते हैं। साइंटिफिक तरीके अपना सकते हैं खेती को करने के, या हम बेटर वेराइटीज़ के सीड बना सकते हैं बाय ब्रीडिंग के द्वारा। Hybridization is a technique used for plants breeding in which new varieties and desired characteristics of high yield and resistance to disease are developed. The cyclic process by which nitrogen in the atmosphere entered the soil so that it can be used by plants and animals and later return to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle। बच्चे पढ़ा चुका हूँ मैं। देखो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। लूजनिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 2 स्टेप थे, लूजनिंग और टर्निंग। सीड, सेलेक्शन ऑफ सीड्स में गुड क्वालिटी के सीड होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसीज से होने चाहिए। फिर प्रिपरेशन सॉइल कर दिया तो हम सीड का सिलेक्शन करेंगे, फिर उनकी बुआई भी करेंगे। बुआई प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, बता चुका था। फिर हम मैन्यूर ऐड करेंगे। मैन्यूर हमारे 2 थे, फर्टिलाइजर्स थे, मैन्यूर थे। मैन्यूर क्या हैं, जैविक हैं, जबकि ये फैक्ट्री में ये नेचुरल हैं, ये बनाए गए। इरीगेशन, फिर हमें पानी भी देना है। पानी की भी हमने 2 तरीके सीखे, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। वीडिंग है, हम हाथ से हटा सकते हैं, फिर मशीन का यूज़ करके, वीडीसाइड का यूज़ करके हटा सकते हैं। फिर हम बीमारियों से भी बचाएंगे, अपनी पेस्टिसाइड से भी बचाएंगे क्रॉप को। फिर हमने देखा यहाँ पर पेस्टिसाइड 3 तरह के, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, रोडेंटिसाइड्स हो गए, फंगीसाइड्स हो गए। फिर हमने फसल की कटाई भी करनी है, थ्रेसिंग भी करनी है, विनिंग करनी है, फिर लास्ट में उनका स्टोरेज कर देना है। बच्चे ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। अब मैं अगली क्लास में जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इसका बुक वर्क करेंगे अच्छे से। बुक वर्क आप एक बार कर लेना, मुझे बताना, जो नहीं आ रहा होगा मैं वही करवाऊँगा, ठीक है ना बच्चे। थैंक यू।